गैस भरी हुई है, ठीक है। तो जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है अंदर, उसी की वजह से तो ये कुछ ना कुछ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, इससे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपस में इनके गैसेस के बीच में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मिल करके अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो एक छुपी हुई होती है गैस के अंदर, वो एनर्जी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने मान लीजिए इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया। तो हीट करने से गैस का क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, है? ये पिस्टन मूवेबल है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जोर जोर से कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। और फिर उसकी वजह से क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहां से जब ऊपर की तरफ मूव करेगा पिस्टन तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा? P इंटू डेल्टा V, ठीक है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा V, ठीक है। ये एनर्जी भी होती है, यही जो है वो ये P इंटू डेल्टा V क्या होती है? एनर्जी भी होती है, वर्क डन भी होता है, और ठीक है इसकी यूनिट जूल होती है। तो अब ये जो मैंने हीट यहां से सप्लाई की उसमें क्या हुआ? कुछ तो इस पिस्टन ने, इस गैस ने पिस्टन को मूव कराने में काम कर दिया, और कुछ पार्ट जो है इसका अंदर गैस के पास ही रह गया। कुछ पार्ट गैस जो हीट का है वो गैस के पास रह गया। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है वो गैस के पास रह गया। तो वो पार्ट कहां गया फिर जो गैस के पास रहा? वो पार्ट गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ गया। मान लो यहां से 100 जूल दिया मैंने, 80 जूल का काम कर दिया इसने पिस्टन को ऊपर ले जाने में, तो 20 जूल कहां गई? तो 20 जूल गैस ने अपने पास रख ली, और क्या हो गई? जो उसने अपने पास रख ली वही क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है। क्लियर हुई बात? तो इंटरनल एनर्जी को फील करिए आप। जो गैस के पास एनर्जी मौजूद होती है आफ्टर डूइंग सम वर्क, उसके वर्क करने के बाद भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो रह जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इसके फॉर्मूले हमें आ गए, दो फॉर्मूले हैं, एक क्या है NRT की फॉर्म में, और दूसरा CV को क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं मोनो एटॉमिक वाला मान लेता हूँ, ये गैस मोनो एटॉमिक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 nRT, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इस पार्ट एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को, गैस को डिवाइड करूं तो उसको कहते हैं इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी या इंटरनल एनर्जी।
तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए इक्वी पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, या डाई के लिए या पॉली के लिए? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये हो गया एक्स वाई जेड है, तो एनर्जी है ये, और मोनो एटॉमिक गैस है, तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो तीनों को एनर्जी जो मिलनी चाहिए कितनी कितनी मिलनी चाहिए, तीनों एक्सिस को बराबर बराबर मिलनी चाहिए ना, कोई पार्शियलिटी थोड़ी होगी भाई। जितना गैस का मॉलिक्यूल एक्स में जाना चाह रहा होगा उतना ही वाई में, उतना ही जेड में, तो बराबर बराबर मिलेगी। तो हर एक्सिस के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, हर एक्सिस के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, U इज इक्वल टू, ये 3/2 है, इसको 1/2 कर दिए nRT, इतनी आएगी नहीं आएगी, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसके हिस्से में भी कितनी आएगी, UI, इसको UX कर दिया, ये क्या आएगी, ये भी 1/2 nRT, और ये UZ कितनी आएगी, 1/2 nRT। दिस इज कॉल्ड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो तीनों को बराबर एनर्जी मिली इसके अंदर, और डाई एटॉमिक होगा तो उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, हैं? तो 5 डिग्री होंगे तो पांचों डायरेक्शन में हाफ हाफ आ जाएगी, वहां पे भी तो होगी भाई। डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक के लिए, ठीक है, के लिए इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, 5/2 nRT, यही है ना? तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 5, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए, तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बताइए सबका सब 1/2 nRT ही तो बनेगा, 3 ट्रांसलेशनल वाले और 2 रोटेशनल वाले, क्लियर? हाँ, तो कुल मिला के ये बात हमको पता चली कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज 1/2 nRT इंटरनल एनर्जी, और खाली एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताइए, वरना फिर क्वेश्चन करें हम लोग। हो गया? चलिए सर एक बार ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब वो टॉपिक दिखाइए, कुछ है क्या? अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखा देते हैं। मान लीजिए ये गैस है, नोट करने के लिए कुछ है? अच्छा चलिए यहाँ पे भी लिख देता, ये रहा, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमने चेंज किया उसी गैस का, क्या किया हमने, टेम्परेचर चेंज कर दिया। मान लिया शुरू में टेम्परेचर T1 था, फिर जब मैंने हीट किया तो टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक है ना?
जब टेम्परेचर हीट करने के बाद T2 हो गया तो हमसे पूछेंगे इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करी ना, तो शुरू में इंटरनल एनर्जी थी U1, बाद में हो गई U2, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू, बोलिए, CV NR T2 माइनस T1, जो फॉर्मूला बताया अभी। बस यही आसान आसान चीजें हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि कई सारी हो जाती है ना, तो फिर उसको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए रिवीजन की इसमें जरूरत रहती है कंटिन्यू। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन करते हैं, देखें क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग कहीं। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. At temperature T. ठीक है, neglecting all vibrational modes, वाइब्रेशन वाले को नेग्लेक्ट करना है, ना भी लिखा हो तो भी नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है, जब तक कि उसके लिए कहा ना जाए। The total internal energy of the system बताइए क्या होता है। ऑक्सीजन कितनी है, 2 मोल, तो ऑक्सीजन की 2, N की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। RT को RT रहने देते हैं अभी। और ऑक्सीजन कैसी गैस होती है, डायटोमिक, तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 RT हो गया इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अब आ जाइए आर्गन। आर्गन कैसी गैस होती है, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, मोनोएटोमिक। नोबल गैस है ना आर्गन, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये सब तो मोनोएटोमिक होती है, ये पता होना चाहिए। तो और आर्गन क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, एंड इसके मोल्स कितने, 4 इंटू RT, तो 2 से ये कटा, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 RT, ठीक है। और ये कितना आया, 5 RT आया, 5 RT, तो टोटल कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 5 RT प्लस 6 RT 11 RT, ठीक है। चलिए, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल of a triatomic gas at temperature T is, क्या होगी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, A 3 kT, B ½ kT, C 3/2 kT, D
5/2 kT। बोलिए क्या होगा? आ गया? आया किसी का? पर मॉलिक्यूल एवरेज एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो पर मॉलिक्यूल निकाली तो है हमने। अगर 1 मोल के लिए ट्राई एटॉमिक है तो ये 6/2 हो जाएगा। 1 मोल के लिए ये हो गई RT, यानी 3RT हो गई। ये तो हो गई फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? कितनी मर्तबा किया है? U = 3R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू T। पर मॉलिक्यूल आ गई। और क्या हो जाएगा? R/Na जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये आंसर आ गया। कौन सा वाला? पहले ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ Cp and Cv denotes the specific heats per unit mass of nitrogen, at constant pressure and volume respectively, then Cp minus Cv is equal to R होता है, ये हमको मालूम है? और ये किसके लिए होता है? फॉर 1 मोल के लिए होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डिवाइडेड बाय 14, ऑप्शन नंबर ए। Cp minus Cv is equal to R, ऑप्शन नंबर बी। C दिया हुआ है Cp minus Cv is equal to R by 28, and D Cp minus Cv is equal to R by 7। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आ गया पर यूनिट मास, और ये क्या आ गया? Cv, ये भी पर यूनिट मास आ गया। Cv पर यूनिट मास इज इक्वल टू R by 28। ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर ठीक होगा। उसने क्वेश्चन में आपको बता दिया ना कि Cp Cv को क्या मानना है? पर यूनिट मास मानना है। तो मोल वाले फॉर्मूले को पर यूनिट मास में कन्वर्ट करना था। तो पर यूनिट मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है? चलिए
चलिए गामा की वैल्यू बताइए डायटोमिक गैस के लिए कितनी आएगी? तीनों के लिए मोनोटोनिक एरोमेटिक पॉलीटोनिक। मैंने डायटोमिक के लिए लिखा, आप तीनों लिख दीजिए, क्या हो गया? तो कर दी है। क्या बेटा? और चेक करिए गड़बड़ हो रही है। गामा की वैल्यू निकालनी है ना? गामा की वैल्यू कैसे आती है? गामा का फॉर्मूला बताइए। बस दोनों राइट करके आंसर आएगा। आरटी का जिसमें आ जाएगा वो तो खत्म हो जाएगा। हो गया यार, ये तो मैंने टेबल बनवाई हुई है। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, ठीक है ना? और डाई एटॉमिक के लिए, और डाई एटॉमिक सीवी कितना था? सीवी था 5/2 RT, सॉरी RT कह रहा हूँ, 5/2 R, ठीक है? और सीपी कितना है? है बेटा? नहीं, सीवी था भाई। हाँ सीवी था। आप टेबल चेक करिए, कहाँ टेबल बनाइए। ये देखिए सीवी और डायटोमिक 5/2 R और सीपी 7R/2 यानी 7/2 R। गामा सीपी अपॉन सीवी होता है, तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो R से R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7/5 हो जाएगा। सही तो लिखा हुआ है, देखिए ये हो जाएगा 7/2 R। तो गामा क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक कांस्टेंट Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 7/5, दैट इज 1.4। तो ये वाला फॉर्मूला आप लेके मिलेंगे कौन सा? ये तो वाइब्रेशन के लिए है ना, हमें वाइब्रेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ये वाइब्रेशन के लिए है स्पेसिफिकली, देखिए F भी लिखा हुआ है। अभी जब हमने वाइब्रेशन की बात नहीं करी है तो हम कौन सा वाला लेंगे? जिसके अंदर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ये होता है, वाइब्रेशन नहीं लेंगे। गामा की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट आएगी। हाँ बिल्कुल। जब तक कहेगा नहीं तब तक वाइब्रेशन वाला फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना। पिछली बार जो उसने क्वेश्चन भी पूछा था वो वाइब्रेशन वाला उसने कहा था, खाली एक आधा फॉर्मूला बता दो।
चलिए हो गया। यानी सिंपल जो टेबल बनवाई है उसी में से डाई एटॉमिक वाला जो गामा का वैल्यू है वो निकाल करके रख देना था। चलिए क्वेश्चन और लिखिए। स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ वाटर इज हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ वाटर यानी Q हमने कहां से निकाला? इंटरनल एनर्जी से निकाला। ठीक है, और उसने वाटर मॉलिक्यूल कह दिया तो हमारे दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पॉलीएटॉमिक है। ठीक है ना? हाँ, हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या करेंगे? जितनी गैसेस हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय उनके नंबर ऑफ मोल्स है और ऐड करके और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज अगर मुझसे कहा जाए कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिए तो क्या हो जाएगी? मान लेता हूं इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV1 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इस वाली गैस की CV2 है। तो कैसे निकल जाएगी? CV मिक्सचर क्या करेंगे? N1 CV1 ओके प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये निकल गई, CP आ गया। ठीक है, और गामा मिक्सचर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ मिक्सचर, बस इस वाले Cp को इस वाले Cp से डिवाइड कर दीजिए तो ये कहाँ आ जाएगा? N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर वाला तो सेम है, कट जाएगा तो N1 CV1 प्लस N2 CV2। ये मिक्सचर के लिए फॉर्मूले हैं, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। ठीक है, वो भी छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे। फिर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंस है।